ट्रांसमिशन लाइन देखने जा रहे हैं। तो व्हाट इज ए ट्रांसमिशन लाइन? तो ट्रांसमिशन लाइन हम बोल सकते हैं कि एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पावर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन इज ए डिवाइस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, स्पेसिफिकली फ्रॉम सोर्स टू लोड। एक सोर्स से लोड तक पहुंचाना है उसको। तो जनरली हम ये लो फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं करते हैं। गीगाहर्ट्ज वगैरह की रेंज में ज्यादातर हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एटेन्यूएशन होता है। वो जब मॉडलिंग करूंगा तो बताऊंगा। एक्चुअल में शंटिंग इफेक्ट होता है हायर फ्रीक्वेंसीज पे, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में आता है जब हम इसको मॉडल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे जो है आउटपुट है वो कम होते जाता है। तो इसलिए जो हायर फ्रीक्वेंसी पे एटेन्यूएशन ज्यादा होता है सिग्नल का बोलते हैं। तो उस केस में हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं करते हम लोग गीगाहर्ट्ज की रेंज में, है ना। उसके लिए हम जो है माइक्रोवेव जैसे फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में चले गए तो फिर हम माइक्रोवेव कंपोनेंट यूज करते हैं, वेव गाइड यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पर है जहाँ पे आप ट्रांसमिशन लाइन को यूज करते हैं। कनेक्शंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड एंटीना, एंटीना से ट्रांसमीटर के बीच, है ना। अगर ट्रांसमिट करना हो तब, रिसीव करना हो तो एंटीना और रिसीवर ऐसा बोल सकते हो, उसके बीच यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर वगैरह को जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वहां से हाइड्रोलिक जनरेटिंग प्लांट है ना सब। तो फिर सब स्टेशन, फिर आपके घर तक जो जाता है वायर, वो भी 2 वायर ही होता है, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन केबल सर्विस प्रोवाइडर एंड योर टीवी सेट, वो भी 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन होता है। कोएक्सियल केबल या 2 वायर होता है। यूज इन टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन्स में पहले यूज होते थे, आप देखे होंगे उसको। तो ये सब एग्जाम्पल है जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स यूज होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स यूज होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है ना। ये पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। एक पैरेलल प्लेट होता है, फिर एक दूसरा पैरेलल प्लेट होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एंड को सोर्स एंड बनाते हैं, इधर एक लोड एंड बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मूव करेगा, सिग्नल मूव करेगा, वो यहाँ पे मूव करेगा ऐसा। और फिर हमको बेसिकली ये जो यूनिट है वो 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो 2 वायर है जिसका खुद का अपना एक डायमीटर होगा और उसको कुछ सर्टेन डिस्टेंस में रखते हैं। तो ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को हम लोग एस कहते हैं, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग इधर सोर्स लगाते हैं और इस एक एंड पे हम लोग लोड लगाते हैं, ऐसा लोड ZR इस तरह से। तो ये 2 वायर कहलाता है। ये कोएक्सियल केबल है। केबल एक अंदर सिलेंड्रिकल वायर होता है ना, सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ए रहता है, फिर एक आउटर सिलेंडर होता है जिसका इनर रेडियस बी और आउटर रेडियस सी। ये अपन ने पढ़ा था कोएक्सियल केबल का, जो अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, है ना। तो ये 3 है, कोएक्सियल केबल हो गया, 2 वायर। तो हमारा जो सिलेबस में मेन 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है उसको पढ़ना है, ठीक है। ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन इसको पढ़ना है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन एंड कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे जो हमारा जो मेन एम होता है, ट्रांसमिशन लाइन के एक एंड में जो हमने जो वोल्टेज लगाया, करंट लगाया, तो एटेन्यूएशन के कारण जो है वो किसी एक्स डिस्टेंस पे, है ना, एक्स डिस्टेंस पे या टुवर्ड्स लोड है वो सेम नहीं मिलता। जैसे ये देखिएगा 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन को एक सिंगल वायर और दूसरा वायर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस हमने इसको शो किया है, ठीक है। यहाँ पे एआर हो सकता है या कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन, जिसको हम लोग के भी बोलते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक सोर्स लगाते हैं और यहाँ पे लोड लगाते हैं, इधर लोड एंड बोलते हैं इसको, लोड एंड, और ये सोर्स एंड है। तो बेसिक पर्पस होता है इसमें एक्स डिस्टेंस हम इधर जो है सोर्स से लोड की तरफ जाते हैं टूवर्ड। तो क्या होता है कि एटेन्यूएशन होता है। वो एटेन्यूएशन क्यों होता है वो रीजन हम देखेंगे, क्योंकि एक आप देखेंगे 2 प्लेट है, 2 कंडक्टर है, वायर है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस है, तो उसके कारण सी जनरेट होता है, कैपेसिटेंस। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाए हैं, मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाए हैं, तो वो परफेक्ट नहीं होता, है ना। तो उससे क्या होता है, लीकेज ऑफ करंट होता है। तो वो लीकेज लॉस शो करता है एप्सिलॉन आर के कारण, ठीक है, एप्सिलॉन आर के कारण, डाइलेक्ट्रिक के कारण। तो उसके लिए एक जी जो अराइज होता है, कंडक्टेंस अराइज होता है, शंट। और फिर ये चूंकि वायर है इसका फाइनाइट डायमेंशन होगा और इसकी कंडक्टिविटी होगी, तो इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अराइज होता है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस के कारण वोल्टेज और करंट है अलोंग ट्रांसमिशन लाइन वो एटेन्यूएट होता है। तो बेसिकली हमको ये देखना रहता है कि अगर लोड हम जो है ZR लगा के रखे हैं, तो एक्स डिस्टेंस पर अगर आपको सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट मालूम है,
और इधर आपने जेड लगा के रखा है, और इधर वीएस और आईएस सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट लगा के रखा है, तो एक्स डिस्टेंस पे आपका वोल्टेज क्या होगा, वीएक्स क्या होगा और आईएक्स क्या होगा, ऐसे करके ये मेन फंक्शन होता है। और ये जो वैल्यूज है उसको हम जो है कहा जो एटेन्यूएशन होता है उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कुछ पैरामीटर होते हैं जो लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब अपने को देखना है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में आपको पैरामीटर्स देखना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन करेगा कैरेक्टरिस्टिक को, है ना, ट्रांसमिशन लाइन का। दूसरा जो है आपका जो एटेन्यूएशन हो रहा है, तो एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है स्टैंडिंग वेव रेशियो और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लेते हैं कॉन्सेप्ट, और फिर उसका लॉस है उसको मिनिमाइज करना है, इंपीडेंस मिसमैच। जेड को एक्चुअल में बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन का, वो नहीं होता है, तो उस केस में रिफ्लेक्शन और स्टैंडिंग वेव रेशियो मैक्सिमम मिलता है अपने को, है ना, ज्यादा मिलता है। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, तो एक इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस है जिसमें 2 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर और स्टब मैचिंग करके है, वो भी देखते हैं अपन। तो बेसिकली 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना है अपने को, जिसमें आपका वोल्टेज और करंट एक्स डिस्टेंस पे कितना बनेगा, और कुछ और कॉन्सेप्ट है जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन को हम सर्किट एलिमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, लोअर एंड हायर फ्रीक्वेंसी पे। इसको हायर फ्रीक्वेंसी पे आप इसको कैपेसिटर और इंडक्टर की तरह यूज कर सकते हो। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, लॉसलेस लाइन किसको बोलते हैं, डिस्टोर्शन लेस लाइन किसको बोलते हैं, इनपुट इंपीडेंस कितना बनता है ट्रांसमिशन लाइन में, ये सब चीजें होता है, ठीक है। तो ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है जो यहाँ पे शो किए हैं। एक वायर है ना, जिसका रेडियस आर है, दूसरा सेम वायर वो भी वही रेडियस आर का ही रहेगा, और डिस्टेंस बिटवीन जो है उसको डी बोल सकते हैं या एस, ऐसा उससे स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो वो पुट करते हैं। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बनता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है ना, एक इंपीडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस डिफाइन कर रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन के लिए डिफाइन करते हैं। लेंथ जिसका इनफाइनाइट हो, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है एनी पॉइंट इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, या इनपुट इंपीडेंस ऑफ इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है, उसी को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बोलते हैं। इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे। उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं होता, उसमें जो भी एक सोर्स एंड में गया वो बोलेंगे हम टुवर्ड्स लोड एंड, वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता वापस, इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो वो इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पैरामीटर है वो इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन के टर्म में स्पेसिफाई किया जाता है, तो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या है ट्रांसमिशन लाइन का करके, ठीक है। तो ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, ये देखिएगा यहाँ पे जैसे शो किए हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका ये है आपका कांस्टेंट वैल्यू डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन आर या के से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, उसको आप एस बोल सकते हो, और इसका रेडियस है आप आर बोल सकते हो। तो ये अगर सोर्स एंड हो गया, यहाँ पे अगर सिग्नल अप्लाई करते हैं आप, तो एट एनी डिस्टेंस व्हाट विल बी द वोल्टेज एंड करंट हमारा मेन एम होता है, ठीक है, जब कभी भी आप इसको लोड लगा कर रखते हो उधर दूसरे एंड पे, ठीक है। तो ये हो गया 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो उसकी स्टडी करने के लिए जैसे हमने कहा कि एक्स डिस्टेंस पे जो सोर्स और वोल्टेज, सोर्स पे जो वोल्टेज और करंट है, एक्स डिस्टेंस पे टुवर्ड्स सोर्स अगर हम जाते हैं तो वोल्टेज और करंट सेम नहीं होता, चेंज हो जाता है, कम हो जाते हैं। तो क्यों होता है, उसके लिए हम उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, हर चीज का हम बनाते हैं, ट्रांजिस्टर का भी हम मॉडल करते हैं, देखिएगा एस पैरामीटर मॉडल ऐसा। तो ट्रांसमिशन लाइन है, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, हम उसको मॉडल कर सकते हैं। तो इसको क्या है, ये देखिएगा हम इसको मॉडल करते हैं जिसमें आर सीरीज रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस एल है, उसको रिप्रेजेंट। तो ये जो होता है ये आप याद रखिएगा पर यूनिट लेंथ के बेसिस में हम करते हैं, ओम पर यूनिट लेंथ है ना, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के बेसिस में इसको, है ना। जी जो है शंट कंडक्टेंस होता है, और ये सी जो होता है पैरेलल जो यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है। तो क्यों अराइज होता है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो आर और एल जो सीरीज में डाले हुए हमने, ये बेसिकली क्योंकि जो कंडक्टर का बना होता है वायर, है ना, उसका एक लेंथ होगा और डायमीटर होगा, तो उसके कारण आर एराइज होगा। जैसे आर एराइज होता है तो अपन क्या बोलते हैं, रो एल बाई ए करके, है ना, रो एल लेंथ का है और एरिया क्रॉस सेक्शन उसका ए हो तो, और उसकी रेजिस्टिविटी रो हो, तो आर इतना एराइज होता है, ये पढ़े हैं। वैसे इंडक्टेंस भी एराइज होता है, तो वो हम लोग उसको सीरीज में रखते हैं, ऐसा आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और फिर क्या है, दोनों 2 कंडक्टर है, उसको हम लोग एक कंडक्टर दूसरा, है ना, सेपरेट कर रहे हैं बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है ना। इसमें आप चाहे एयर रखें या इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखें, तो ये कैपेसिटेंस को हम लोग यहाँ पे पैरेलल में रखते हैं, ठीक है। और ये जी जो है आप देखेंगे शंट कंडक्टेंस, क्योंकि ये जो इंसुलेशन है वो परफेक्ट नहीं हो सकता दोनों के बीच वायर का, तो कुछ जो करंट है लीक हो जाता है इसमें से, ये जो करंट है इसमें से लीक चले जाएगा,
तो एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स आप जैसे जाएंगे यहाँ पे, जैसे एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स यहाँ गया ऐसा, तो जो है यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा Vs और Is सोर्स पे वो सेम नहीं मिलता हमको यहाँ पे, है ना। दिस यहाँ पे जो मिलेगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू Vs एंड I एट दिस पॉइंट दैट इज नॉट इक्वल टू Is, ऐसा। तो क्या होगा वो तो ये चूंकि क्या पर यूनिट लेंथ बेसिस में रहता है, तो सपोज पर यूनिट लेंथ में अपन x इज इक्वल टू 1 है, तो ये हम बार बार रिपीट करते हैं RLGC नेक्स्ट यूनिट लेंथ में इतना, फिर नेक्स्ट यूनिट लेंथ में जितना लेंथ है पूरा उतने में, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लम्प्ड नहीं है। लम्प्ड में क्या एक फिक्स वैल्यू रख दिया, ऐसा नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर आप जो लैब में देखते हैं, है ना, तो वो लम्प्ड एलिमेंट बोलते हैं उसको, एक सिंगल वैल्यूज है उसमें। एक वायर है तो उसमें पूरा पर यूनिट लेंथ बेसिस में सेम, जैसे फर्स्ट 100 मीटर पे, सेकंड 100 मीटर पे, या फर्स्ट मीटर पे, फिर फर्स्ट टू सेकंड मीटर में आर और एल जीसी वैल्यू सब कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन, है ना। तो पर यूनिट लेंथ बेसिस में, तो कभी भी ये जो आर एल जी सी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, आर एल जी सी, तो ये दोनों वायर का होता है, दोनों वायर का जो है लूप रेजिस्टेंस ऐसा करके, लूप इंडक्टेंस दोनों ऐसा शो करते हैं इसमें, कभी भी ऐसे। अब देखेंगे ये जैसे ये एक वायर है दूसरा वायर है, तो ये दोनों का समेसन में दिखाता है, आर और एल दोनों का, है ना, दोनों वायर का समेसन में पर यूनिट लेंथ। जी और सी भी वैसी है, दोनों वायर का कारण बीच में जो है उसके कारण जो हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये याद करिए इसको, कि इसको हम लोग प्राइमरी पैरामीटर्स बोलते हैं, आर एल जी सी, है ना, इसको प्राइमरी पैरामीटर्स बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आया है डिफाइन प्राइमरी पैरामीटर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, तो आर एल जी सी ये जो है प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं इसके, ठीक है। आर जो होता है रेजिस्टेंस, लूप रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द वायर पर यूनिट लेंथ, एल जो है इंडक्टेंस, लूप इंडक्टेंस ऑफ बोथ द वायर्स पर यूनिट लेंथ, जी जो है शंट कंडक्टेंस बोथ द वायर्स पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू वायर्स, है ना, पर यूनिट लेंथ आप बोथ द वायर्स, ऐसा करते, इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं। तो ये प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी पैरामीटर। सेकेंडरी पैरामीटर में आप देखेंगे कि उसमें जो अल्फा बीटा, जो एटेन्यूएशन, प्रोपगेशन, ये सब सेकेंडरी पैरामीटर्स होते हैं। तो ये देखिएगा प्राइमरी कांस्टेंट्स है, उसको हम लोग आरएलजी से रिप्रेजेंट करते हैं, आरएलजी से। अब यहाँ पे जो मॉडलिंग हुआ है यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, ये रीजन शो कर रहा है कि क्यों यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी एस है और ये आई एस है यहाँ पे, है ना, जब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इधर मैं यहाँ कहीं करना चाह रहा हूँ, व्हाट विल बी वी एक्स यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे आई एक्स कितना है, आई एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एक्स, मैं निकालना चाहता हूँ सपोज एक्स डिस्टेंस पे। तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है आप देखेंगे ये सीरीज में लगा हुआ है ना, तो सीरीज में लगे होने के कारण कुछ ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो Vx है Vs के बराबर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कुछ यहाँ ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये Vx विल नॉट बी इक्वल टू Vs हो गया, क्यों, क्योंकि सीरीज ये बोल सकते हो इंपीडेंस R और L दोनों मिला के, तो R प्लस j ओमेगा L आपको यहाँ मिलेगा इंपीडेंस उसके कारण, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा G और C है, तो एक जैसे ये करंट IS यहाँ जा रही है ना, करंट आप यहाँ पे IS ले रहे हैं, जैसे ये करंट इधर IS ऐसे जा रही है, तो एक करंट इधर चले जाएगा, सम करंट विल फ्लो हियर इधर पैरेलल में, I पैरेलल में। तो यहाँ पे जो करंट आपको चाहिए रहेगा IX, दिस विल नॉट बी इक्वल टू IS, क्यों, क्योंकि कुछ करंट इधर चले गया इसमें, इस तरफ। तो ये जो आपका जो IX है यहाँ पे x डिस्टेंस पे वो नहीं होता, तो ये हमको x डिस्टेंस पे वोल्टेज और करंट क्या होगा ये लिखना होता है, ये पूरी स्टडी करते हैं हम लोग इसको, ठीक है, जिसको वोल्टेज और करंट इक्वेशन ये भी आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर दो करके। तो यहाँ पे रीजन बताया क्यों जो है सोर्स एंड से दूर हम जाते हैं टुवर्ड्स लोड एंड में, तो वोल्टेज और करंट है वो एटेन्यूएट होते जाता है, जो सोर्स एंड पे जो वोल्टेज और करंट है वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि RLGC के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा RL के कारण, और करंट ड्रॉप होगा G और C के कारण, और यही C के कारण, ये जो देख रहे हैं आप C के कारण, है ना। V अगर बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आप लगाओगे तो पैरेलल में है, तो ये j ओमेगा C करके आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है, देखिएगा, तो फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाए ऐसा, है ना, तो V नॉट जो है वो कम होगा, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बनता है ऐसा। पैरेलल में कैपेसिटेंस राइज होने का मतलब है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब अगर हम गीगाहर्ट्ज की रेंज में चले गए, है ना, गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे, तो वोल्टेज है बहुत कम मिलता है हमको, आउटपुट है बहुत कम मिलता है, उसको शंटिंग इफेक्ट बोलते हैं।
तो इसलिए एक रीजन है कि हम इसको हायर फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को हायर फ्रीक्वेंसी पे हम यूज करते हैं वेव गाइड को, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे है ना, याद रखिएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन हम क्यों यूज नहीं करते हैं उसको, क्योंकि संटिंग इफेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे जैसे आउटपुट वोल्टेज लेंगे वो हमारा कम होते जाता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी हमारा आउटपुट है वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ऐसे जैसे आउटपुट मिलना है वो ऐसे कम होते जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इसकी प्लॉट करोगे तो इस तरह से ऐसे कम होते जाएगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे बहुत कम मिलेगा, इसलिए हम जो है यूज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, तो ये रीजन हो गया कि क्यों हायर फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं करते, संटिंग इफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन कर दीजिए करके, d2v डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट का स्क्वायर v, ऐसा करके क्वेश्चन जो है इक्वेशन बनता है। यहाँ पे देखिएगा ये, तो ये डेरिवेशन आता है कभी कभी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वोल्टेज और करंट के लिए। ये जो है डिराइव कर दीजिए करके आता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिएगा, एक ट्रांसमिशन लाइन लिए एल लेंथ का यहाँ पे, फिर दूसरा वायर लिए है। ठीक है, दूसरा वायर और ये पहला वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे करंट I है, dx डिस्टेंस चलने पे ड्रॉप हो जा रहा है v प्लस dv, और यहाँ पे करंट है I प्लस di मिल रहा है। ठीक है, तो इससे फिर हमको बनाना है वोल्टेज और करंट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में। तो सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं, ड्रॉप कितना होगा, है ना इसमें। तो वोल्टेज ड्रॉप इस dx सेक्शन में v माइनस dv, यहाँ पे v था, v प्लस dv यहाँ पे लिए हैं। कितना ड्रॉप होगा इस सेक्शन में, हमारा r और l रहेगा, ऐसा है ना। तो r प्लस जे ओमेगा एल करके लिया है। ठीक है, फेजर नोटेशन में नोट इसको लिखा जा रहा है r प्लस जे ओमेगा एल, इंडक्टेंस को जे ओमेगा एल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इनटू dx, क्योंकि r और l जो है हम बताए थे आपको ओम, जैसे r है तो ओम पर मीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और l को जैसे हेनरी पर मीटर में होता है, वो पर यूनिट लेंथ पे होता है। ठीक है, तो इसलिए dx लेंथ में कर देंगे तो उतना आपको इंपीडेंस यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा है। तो I इंटू इम्पीडेंस, करंट इंटू इम्पीडेंस, इतना आपको मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप करंट ड्रॉप निकालोगे यहाँ पर, तो I माइनस I प्लस डी आई, तो ये जो करंट इधर जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका G रहेगा, और यहाँ पे फिर C, ऐसा करके C। तो यहाँ पे जो एक ब्रांच करंट जाएगा I पैरेलल जो यहाँ पे जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो रहेगी दैट इज वोल्टेज, यहाँ पे सपोज V है, तो ये फिर उसका कंडक्टेंस जो लिखोगे G प्लस जे ओमेगा C, ऐसा इंटू dx। तो ये इस तरह से आप जो है करंट ड्रॉप निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस dv करके आएगा, तो माइनस dv बाई dx, तो ये इतना आ गया, एंड माइनस di बाई dx इतना आ गया। इसमें क्या है, वोल्टेज जब कैलकुलेट करते हैं तो करंट को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, जब करंट ड्रॉप अज्यूम करते हैं तो वोल्टेज को अज्यूम करते हैं कांस्टेंट, है ना, याद रखिएगा। जैसे करंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज को मैं कांस्टेंट अज्यूम क्यों, ऐसा है, बट वो होता नहीं है, बट कैलकुलेशन के लिए उसको यूज करते हैं। तो अब इसको क्या डबल कर दिया है ना, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है मेरा डिस्टेंस के साथ, और ये तो मेरा कांस्टेंट होता है पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए वहां पे, तो ये जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी था वहां पे, है ना, वो आ जाएगा। तो इस तरह से डी टू वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पी स्क्वायर बोलते हैं, पी स्क्वायर, है ना। और पी जो होता है दैट इज अगेन अल्फा प्लस जे बीटा, कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट। मतलब जब वोल्टेज और करंट, है ना, एज ए इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रेवल करेगा ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें एटेन्यूएशन भी होगा और उसकी फेज शिफ्टिंग भी होगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है ना। तो वोल्टेज विल बी एटेन्यूएटेड एज वेल एज इट विल बी फेज शिफ्टेड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। उसी करंट के लिए भी वैसी है। करंट का जब आप ऐसे करेंगे डी आई बाई डी एक्स निकालें, उसको डबल करेंगे तो इतना आएगा, फिर डी वी बाई डी एक्स यहाँ रखेंगे तो करंट का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बेसिकली समझना है। तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, जिसमें P की वैल्यू क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है, जो जो हाईलाइट किया जा रहा है ये देखिएगा। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगा इतना। कई बार पूछ देते हैं R ओमेगा भी दिया रहेगा, L भी दिया रहेगा, G भी दिया रहेगा, C भी दिया रहेगा। कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें RLGC इतना होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे यूज किया जा रहा है, तो अल्फा बीटा कितना होगा। तो बेसिकली पहले हम P निकालते हैं, फिर आप अल्फा बीटा वहां से रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज इट्स इमेजिनरी क्वांटिटी। तो अल्फा कितना होगा, बीटा इतना निकाल सकते हैं। बीटा जो है फेज कांस्टेंट होता है, जो कि फेज शिफ्टिंग दिखाता है, कोई भी सिग्नल का फेज शिफ्ट कितना हो रहा है जैसे ही वो आगे जा रहा है टुवर्ड्स लोड, और अल्फा जो है टुवर्ड्स लोड जाने से कितना एटेन्यूएट हो रहा है, तो नेपर पर मीटर में उसको लिखते हैं। तो ये हो गया डेरिवेशन, है ना, इसका। और कॉम्प्लेक्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना आएगा, ये हो गया। ये हो गया आपका। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था,
तो वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, है ना। कभी भी जब सॉल्यूशन लिखते हो एक वेव इक्वेशन का, मैंने पहले ही बताया वेव एज ए वेव ट्रेवल करता है वो, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो a टू द पावर माइनस पी एक्स प्लस बी टू द पावर प्लस पी एक्स लिखोगे, जो आपने डी टू वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। v जो एज ए फंक्शन ऑफ x लिया था, तो ये अपन ने यहाँ पे पी स्क्वायर वी ऐसे लिखा था, पी स्क्वायर वी एक्स, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा, e टू द पावर प्लस पी एक्स, e टू द पावर माइनस पी एक्स, तो ये दिखाता है टुवर्ड्स लोड एंड, है ना, ऐसा जो है वो दिखाता है ये टर्म माइनस टर्म, और ये जो टर्म दिखाता है टुवर्ड्स सोर्स एंड, लोड से सोर्स की तरफ, इधर से ये सोर्स एंड होता है, ये लोड एंड होता है, ठीक है। तो ये जो जा रही इधर, ये इंसिडेंट वेव बोलते हैं इसको, है ना, वोल्टेज का इंसिडेंट, और ये इधर जो आ रही है इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, ये वाला टर्म, ये तो इंसिडेंट टर्म हो गया और ये रिफ्लेक्टेड, दोनों मिलता है। सॉल्यूशन जब लिखोगे तो दोनों मिलता है हमको, है ना। तो P क्या होगा, अल्फा प्लस जे बीटा, है ना। तो यहाँ पे अगर P की वैल्यू रखोगे, जैसे टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स और फिर e टू द पावर माइनस जे बीटा एक्स करके आएगा, है ना। मतलब एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो इसके कारण डीके होगा वोल्टेज, है ना। डिपेंड करेगा एक्स कितना, जितना दूर जाओगे उतना डीके होते जाएगा, ऐसा है। और ये फेज शिफ्टिंग दिखाता है, ये वाला टर्म, एक्स डिस्टेंस पे कितना फेज शिफ्टिंग मिलेगा। तो करंट का भी वैसे ही होता है, तो वोल्टेज और करंट को आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन को आप हाइपरबोलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखना हो तो ये वोल्टेज हो गया, है ना, और इसको हम करंट के टर्म में लिख रहे हैं। तो करंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो जिसमें ये वाला जो टर्म है हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस डिफाइन करते हैं। ये भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में पूछते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। जैसे मैंने कहा था अभी, न्यूमेरिकल में आपको आर दे दिया, एल दे दिया, प्राइमरी पैरामीटर्स की वैल्यू दे दिए, मतलब, और ओमेगा दे दिया। तो अभी मैंने कहा अल्फा पूछा, बीटा पूछा, अब हो सकता है जेड डॉट भी निकाल दो करके, ऐसा, तो ये आप निकाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो है उसको अब हम करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं उसको हाइपरबोलिक फॉर्म में, बिकॉज e टू द पावर माइनस पी एक्स इतना होता है और e टू द पावर प्लस इतना होता है। तो ये इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है सब लिखना, बट चूंकि आगे मैं यूज करूंगा इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में कुछ क्वांटिटी डिराइव करने के लिए, इसलिए आपको मैं बताया, ठीक है। तो ये याद रखिए आप उसको किस तरह से लिखा जाता है, कैसे आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। आई इतना आया है ना, जेड नॉट के टर्म में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ए और बी कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी ए और बी कांस्टेंट के टर्म में लिखा है, क्योंकि वी और आई का आपस में रिलेशन होता है यहाँ से ये वाला, तो इसलिए हम इसको आई को हम इस तरह से लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखना। हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे एक डिफाइन किया एक टर्म कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, जिसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी हुआ। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। अब इसका जो है जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। एक जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन दिया है ना, जिसका लेंथ एल है, और इसको हम टर्मिनेट किए हैं जेड आर में, ठीक है। और यहाँ पे वी एस मालूम हो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, और ये हमारा x इज इक्वल टू एल पे रहेगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे आई एस है करंट, सोर्स करंट। तो ये इस तरह से दो वायर दिया है, ठीक है। टू वायर ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ पे ये लोड एंड है, जेड आर आप कनेक्ट करते हैं, तब क्या होगा, मतलब हम अभी ये तो ए और बी कांस्टेंट के टर्म में लिखा था, अब हमको नॉन पैरामीटर के टर्म में लिखना है। मतलब एट सोर्स आपको मालूम है v इज इक्वल टू वी एस, आई इज इक्वल टू आई एस, तो यहाँ पे तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू वी एस है करंट और वोल्टेज, और i इज इक्वल टू आई एस है करंट, i इज इक्वल टू आई एस है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी वी एस मिल जाएगा, ए माइनस बी अपॉन जेड नॉट आई एस मिल जाएगा। तो वोल्टेज आप इस तरह से लिखोगे और करंट इस तरह से लिखोगे, तो इसको याद रखना है। ये हमको कुछ कुछ क्वांटिटी निकालते हैं तो यूज करते हैं, जैसे इनपुट इंपीडेंस अभी देखेंगे निकालेंगे, वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे सोर्स वोल्टेज अगर वी एस है ना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट p हो दैट डिपेंड अपॉन आरएल जीसी वैल्यू और एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो एक्स डिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का जेड नॉट आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वीएस और आईएस आपको मालूम हो सोर्स एंड पे, तो आप v की वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे इतना होगा और करंट की वैल्यू इतना होगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन वोल्टेज और करंट के लिए, ठीक है, वोल्टेज और करंट के लिए। अब इसको कोई लोड है जेड आर में टर्मिनेट करके रखा है, तब क्या लिखोगे, जो जेड आर के टर्म में लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट है इनपुट इंपीडेंस निकालने का। इनपुट इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इन एनी लोड, कोई लोड लगाए हैं तो व्हाट विल बी इनपुट इंपीडेंस, मतलब यहां से मैं देखूं इनपुट साइड में तो वी एस अपॉन आई एस, व्हाट विल बी दिस इनपुट इंपीडेंस, उसको जेड एस से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड इन भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनपुट इंपीडेंस निकालना बार बार एग्जाम में पूछते हैं इसको। कैलकुलेट इनपुट इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन दैट इज टर्मिनेटेड इन लोड इंपीडेंस जेड आर में टर्मिनेटेड है कोई 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, तो उसके लिए इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू आप निकाल दीजिए कितना आएगा करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिए इसको। तो इसको कैसे निकालना है, हमको मालूम है वी और आई एक्स कितना होता है, देखिए एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, जब आपको वी एस और आई एस दिया हो देखिएगा, तो इन टर्म्स ऑफ जेड नॉट वी एस आई एस लिखा गया है। अब क्या है, एट एक्स ये सोर्स एंड है, ये एक्स इज इक्वल टू एल पे लोड एंड है, तो एक्स इज इक्वल टू एल पे हम जो है वी इज इक्वल टू वी आर लिखेंगे यहाँ पे, और आई इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे। तो यही काम किया हम यहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल लगा दिया, एक्स इज इक्वल टू एल, वी इज इक्वल टू वी आर लिखा, और आई इज इक्वल टू आई आर लिखा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, देखिएगा है ना, एट एक्स इज इक्वल टू एल। तो ये इस तरह से आता है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए वी आर अपॉन आई आर करके, यहाँ पे अब वी आर अपॉन आई आर, सो दिस इज नथिंग बट इम्पीडेंस जेड आर, लोड इम्पीडेंस, ठीक है। तो जेड आर ये आ जाएगा आपका इस तरह से, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप आई एस से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना आ गया वी एस बाई आई एस आ जाएगा, यहाँ पे वी एस बाई आई एस, तो वी एस बाई आई एस क्या हो जाता है, इनपुट इम्पीडेंस जेड एस, ऐसा। तो ये जेड एस यहाँ आ गया, आप देखेंगे, ठीक है। और ये जो है जेड नॉट यहाँ था, इसको फिर मैं इधर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जेड नॉट मेरा ऊपर की तरफ आ गया, ये जेड नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ऐसा, और वी एस अपॉन आई एस जो है जेड एस हो गया ऐसा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो जेड आर इज इक्वल टू जेड नॉट जेड एस कास हाइपरबोलिक पीएल माइनस जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक पीएल, जेड नॉट कास हाइपरबोलिक पीएल माइनस जेड एस साइन हाइपरबोलिक पीएल। इसी को हम इनपुट इंपीडेंस बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप कास से डिवाइड कर दोगे तो जेड आर प्लस जेड नॉट 10 करके आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में जेड नॉट प्लस करके आएगा। तो ये है डेरिवेशन, बार बार आता है और जनरली आप लोग गलत करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, ये इक्वेशन लिखना है ना, फिर एट एक्स इज इक्वल टू एल पे वी इज इक्वल टू वी आर, आई इज इक्वल टू आई आर, तो ये लिखना है और इसको फिर डिवाइड कर देना है वी आर बाई आई आर, ठीक है। फिर यहाँ पे आई एस से डिवाइड करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर आपको वी एस बाई आई एस जेड एस कर देना है, तो ये आपके पास डेरिवेशन आ गया। तो ये बार बार आता है, आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इनपुट इंपीडेंस है ना, इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये भी। अब इसमें 3 केस अराइज होता है ना। जेड आर है, अगर जेड आर की वैल्यू जो लोड है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और ट्रांसमिशन लाइन है उसके बराबर रखूं तो क्या होगा, तो उस केस में मुझे इनपुट इंपीडेंस अगेन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मिलता है। ये मेरा आइडियल केस होता है, आइडियल केस। इसमें बोलता हूं कि लॉसेस जो है मेरा मिनिमम होता है, इसमें मिनिमम लॉस केस होता है। मतलब जब भी लोड है कुछ लगा रहा हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर होना चाहिए, तो लोड है वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब करता है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन होता है और लॉस होता है, जो सिग्नल है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लॉस होगा एक्सट्रीम होता है ओपन और शॉर्ट सर्किटेड दोनों के केस में, ठीक है। तो ओपन सर्किटेड लाइन में जेड आर हम इनफाइनाइट रखते हैं, जेड आर है ना। तो यहाँ पे जो इनपुट इंपीडेंस है वो जेड नॉट कट हाइपरबोलिक पीएल करके आएगा, और अगर शॉर्ट सर्किटेड लाइन है तो ये आपका 10 हाइपरबोलिक पीएल करके आएगा, जेड आर जीरो। मतलब उस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में आप जो है यहाँ पे एक बार जेड आर जीरो करेंगे, ये जेड आर यहाँ जीरो कर दीजिए, टर्म हट जाएगा है ना, यहाँ पे हट जाएगा, तो ये 10 के टर्म में आएगा। अगर जेड आर इनफाइनाइट है तो क्या करते हैं, इसको जेड आर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये नीचे यहाँ जेड आर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जेड आर रहेगा ऐसा। तो ये काट के टर्म में आएगा जब उसको करोगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट है तो काट के टर्म में, और जीरो है तो 10 के टर्म में, ऐसा देखिएगा। ये काट के टर्म में है जब जेड आर इनफाइनाइट है। और तो यही प्रॉपर्टी जो है बाद में अपन आप देखेंगे कि इसको हम इंडक्टर और कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं, ओपन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो ये 3 केसेस है, याद रखिएगा। और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और फिर जो है तो जेड एस ओ सी और जेड एस एस सी इज इक्वल टू जेड नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इट विल बी कैंसल्ड आउट, है ना, इट विल बी कैंसल्ड आउट। सो जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इतना आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ इनपुट इंपीडेंस अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, इनपुट इंपीडेंस अंडर ओपन सर्किट कंडीशन, ऐसा। उसका अंडर रूट वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है अंडर 3 डिफरेंट दो अलग डिफरेंट कंडीशन में अंडर रूट के टर्म में उसको लिख सकते हो, जेड नॉट। अब आता है कॉन्सेप्ट लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ये भी एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, न्यूमेरिकल वगैरह में भी लिखा रहता है, व्हाट इज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, या न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेट दिस इन दिस, अल्फा बीटा जेड नॉट पी प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ऐसा कैलकुलेट करने आ जाता है, ठीक है। तो लॉसलेस लाइन में अ ट्रांसमिशन लाइन इज सेड टू बी लॉसलेस if both of its conductors and dielectrics are lossless,
मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस है वो आपको 0 मिल रहा है और कंडक्टेंस है वो 0 मिल रहा है, मतलब डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट है, कोई लीकेज नहीं हो रहा है उससे, तो जी 0 होगा उसमें, ठीक है। और आर जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में जो है अल्फा जो है वो 0 आता है हमारा, याद रखिएगा। तो अल्फा जो है लास्ट लेस लाइन के लिए पी इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है बोला, तो अल्फा मेरा 0 रहता है उसमें, ठीक है। और आर और जी मेरा 0 रहेगा उस केस में, तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर और जी 0 कर देते हैं, तो ये पी इज इक्वल टू जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा सी, जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी करके आएगा, ठीक है। सो आप जो है ये आ जाएगा आपका जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी, तो ओमेगा बाहर निकाल लेंगे, तो पी जो है हमारा जे ओमेगा अंडर रूट एल सी करके आएगा, ऐसा जे स्क्वायर इज जे, तो जे बाहर निकाल लिया। मतलब यहाँ पे देखिएगा ये प्योरली इमेजिनरी मिल रहा है, अल्फा 0 आ गया उसके कारण। तो बीटा जो है फेज कांस्टेंट है ओमेगा अपॉन बीटा, तो अब फेज वेलोसिटी जैसे निकालना है उसको, है ना, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसकी फेज वेलोसिटी कितना है, कितना वेलोसिटी से जा रहा है वो सोर्स एंड टू लोड एंड में, तो ये आप ओमेगा अपॉन बीटा करके निकाल सकते हो। सो दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी करके, ये रहेगा पैरामीटर फॉर ए लॉसलेस लाइन, कैलकुलेट अल्फा बीटा फेज वेलोसिटी, तो फेज वेलोसिटी इतना रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। बीटा बोले तो ओमेगा अंडर रूट एल सी, वैल्यू अल्फा वो 0 रहेगा, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मैंने बताया था अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी लिखते हैं, क्योंकि इसमें आर 0 होता है, जी भी 0 होता है, जे जे कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एल बाई सी। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जनरली इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है लेकिन ये रियल बनता है, तो लास्ट लेस लाइन में प्योरली रेजिस्टिव बनता है हमारा, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव बनता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एल और पैरेलल में सी, एल सी ऐसा करके इसको, है ना, एल सी ऐसा करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो याद रखिएगा ये 4 अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो कैसे आप निकालेंगे लास्ट लेस के लिए। तो ये लास्ट लेस ट्रांसमिशन एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज लास्ट लेस ट्रांसमिशन लाइन, कई बार राइट डिफरेंस बिटवीन लास्ट लेस एंड डिस्टोर्शन लेस। अब डिफरेंशिएशन समझना है ना, डिस्टोर्शन लेस लाइन का मतलब क्या है, डिस्टोर्शन लेस लाइन का मतलब है कि इसमें जो अल्फा है ना, जो लास है वो 0 वो जरूरी नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, बट इट शुड बी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बीटा जो है वो लिनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो उसको हम लोग डिस्टोर्शन लेस लाइन बोलते हैं। डिस्टोर्शन लेस लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल या थ्योरी आता है कि व्हाट इज डिस्टोर्शन लेस लाइन, या व्हाट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टोर्शन लेस एंड लॉस लेस लाइन, ठीक है। या न्यूमेरिकल रहेगा फॉर ए डिस्टोर्शन लेस लाइन दिस आरएलजीसी दिया रहेगा आपको इस तरह से, नाउ कैलकुलेट अल्फा बीटा जेड नॉट वीपी, इस तरह से फेज वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकाल दो, इस तरह से न्यूमेरिकल रहेगा। आप देखेंगे न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशन है तभी होगा, अल्फा अल्फा जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कब होगा, ये देखिएगा फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट आता है आर अंडर रूट सी बाई एल, इसकी वैल्यू आती है, और बीटा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लिनियरली, ये तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है डिस्टोर्शन लेस लाइन का, ये तभी मिलेगा जब आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि कंडीशन क्या है डिस्टोर्शन लेस का, आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी, लास्ट लेस का क्या है, आर इज इक्वल टू 0 जी इज इक्वल टू 0, है ना, वो लास्ट लेस कंडीशन है, बट डिस्टोर्शन लेस कंडीशन के लिए आर अपॉन एल इज इक्वल टू जी बाई सी, ठीक है। तो ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप इसको ये कंडीशन को रखते हुए पी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आर प्लस जे ओमेगा एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू को रख दिए, जी की वैल्यू इज आर सी बाई एल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से यहाँ पे देखिएगा आर प्लस जे ओमेगा एल हम कॉमन निकाल लिए, तो ये अंडर रूट सी बाई एल आ गया, ठीक है। तो ये रियल टर्म है, इमेजनरी टर्म है, तो आर इंटू दिस टर्म इज अल्फा हो जाएगा और ये टर्म इंटू दिस बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा बीटा हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा विल बी दिस, देखिएगा इट्स अ फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है बट इट इज ए फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, रिमेंबर, एंड इट इज ए linearly dependent upon frequency, ये linearly dependent frequency पे ओमेगा is 2 pi f, है ना, so 2 pi f, so it is linearly dependent upon frequency। तो फेज वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा अपॉन बीटा करते हैं तो वही आया, सेम आया दो में, लास्ट लेस डिस्टोर्शन में फेज वेलोसिटी उतना ही आता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी आप निकालोगे तो वो भी उतना ही आता है, अंडर रूट एल बाई सी दैट इज इक्वल टू आर बाई जी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हो गया। तो अब डिफरेंस समझना है ना, डिस्टोर्शन लेस में अल्फा जो है हमारा 0 जरूरी नहीं है, तो क्या होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी जैसे जहां ट्रेवल कर रहा होता है तो वहां पे हम लोग लॉस लेस डिजायर करते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी किस में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी में, जो हमको मिलता है 50 हर्ट्ज में मिलता है ना, 50 हर्ट्ज में सिग्नल ट्रांसमिशन होता है अपने घर में जो मिलता है,
50 हर्ट्ज का सिग्नल होता है। लेकिन कम्युनिकेशन पर्पस में क्या रहता है कि बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होता है, तो सब फ्रीक्वेंसी है अलग अलग हो सकता है, वो अटेन्यूएट हो। तो हम चाहते हैं डिस्टोर्शन लेस लाइन, तो सभी फ्रीक्वेंसी अटेन्यूएट हो लेकिन वो एक ही वैल्यू से अटेन्यूएट हो, मतलब फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो वो, ऐसा। तो इस तरह से हम डिजायरेबल, तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम डिस्टोर्शन लेस लाइन चाहते हैं, और पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग लॉस लेस लाइन चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस लेस लाइन इज आल्सो डिस्टोर्शन लेस, बट डिस्टोर्शन लेस लाइन इज नॉट ए नेसेसरली लॉस लेस, ठीक है। तो लॉस लेस लाइन इज डिस्टोर्शन लेस बोल सकते हैं वेयर अल्फा इज 0, ठीक है, बट डिस्टोर्शन लेस लाइन इज नॉट लॉस लेस। क्यों? क्योंकि डिस्टोर्शन लेस लाइन जो है जरूरी नहीं है कि अल्फा जो है वो 0 हो, तो ये है इट्स नॉन 0 होता है, ठीक है। सो इन अ पावर ट्रांसमिशन, ये आपको याद रखिएगा कि इन अ पावर ट्रांसमिशन इट इज डिजायरेबल टू हैव लॉस लेस, ठीक है। बट टेलीफोन लाइन्स है जहाँ पे कम्युनिकेशन पर्पस है, तो जो 2 वायर हम जब सेलेक्ट करेंगे इट शुड बी डिस्टोर्शन लेस, वो डिस्टोर्शन लेस मिलना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, लॉस लेस और डिस्टोर्शन लेस में डिस्टिंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन का, है ना। इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन हम ऐसे डिफाइन करते हैं जिसका लेंथ इनफाइनाइट हो। तो यहाँ पे जैसे आपने VS और IS लगाया है, तो यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए, इतना लेंथ लंबा है, उसका लेंथ इतना ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हो कि इंसिडेंट वेव मिलता है टुवर्ड्स लोड, और रिफ्लेक्टेड नहीं मिलता इसमें, इधर only one incident wave. So what will be the value of voltage and current? So this will be the value of voltage, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टेड टर्म नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट टर्म रहेगा ऐसा। अभी दोनों का जो रेशियो आप किसी भी पॉइंट में ले लीजिए, सपोज ये x डिस्टेंस में है ना, तो Vx और Ix ऐसा इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा ये पार्ट है आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, Vx दोनों में है तो ये Z नॉट आएगा ऐसा। तो इसीलिए वो हम बोलते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है Z नॉट से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज द इंपीडेंस अलोंग इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन। किसी भी पॉइंट में, यहाँ पे किसी भी पॉइंट में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। इनफाइनाइट लेंथ है ना, इनफाइनाइट लेंथ है तब व्हेन लेंथ इज इनफाइनाइट, या उसको इनपुट इंपीडेंस भी बोले। सोर्स पे भी अगर x इज इक्वल टू 0 है, वहां पे भी रेशियो लोगे तो भी उतना ही आएगा। तो आप बोल सकते हो इट इज आल्सो इनपुट इंपीडेंस ऑफ इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सो Z नॉट इज नथिंग बट इनपुट इंपीडेंस when L length of the transmission line is infinite, yeah, it is the ratio of V by I at any point when L is infinite, length is infinite। तो इस तरह से infinite transmission line है, हम उसको बोलते हैं। और अगर कोई फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है, अगर इसका इनफाइनाइट नहीं है, सपोज ये नहीं है, ये सिर्फ L है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है अगर इसको Z और इस ZR को मैं Z नॉट से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। Z नॉट के बराबर अगर लोड हो तो वो भी मेरा इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में इनपुट इंपीडेंस मुझे सेम मिलता है। यहाँ पे जो इनपुट इंपीडेंस मिलेगा इनफाइनाइट लाइन का, और एक ऐसा फाइनाइट लाइन जो कि ZR इज इक्वल टू Z नॉट में टर्मिनेट है, दोनों के इनपुट इंपीडेंस मुझे सेम मिलता है। तो इसलिए हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ऑल finite transmission line terminated in characteristic impedance will act as a infinite transmission line। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था कि जो लॉस होते हैं, है ना, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि ZR है वो Z नॉट में टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे आप, जब कभी भी आप सिग्नल अप्लाई करोगे तो इधर इंसिडेंट होगा वोल्टेज और इधर से फिर रिफ्लेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वे मिलकर एक स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। तो ये क्या, उससे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, वो ना तो सोर्स पे वापस आता है ना लोड पे ट्रांसफर नहीं होता है। अल्टीमेटली वो यहाँ पे लाइन में कुछ थोड़ा बहुत लॉस रहेगा, अल्फा की वैल्यू वो पूरा वहीं पे खत्म हो जाएगा, आपका जो पावर है ट्रांसमिट नहीं होगा, तो लॉस होता है ना। तो रिफ्लेक्शन कब होगा? रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है या तो शॉर्ट हो या ओपन हो, ठीक है। तो ये बताता है कि रिफ्लेक्शन कब होगा, है ना। तो ये बताया है व्हेन फाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड बाय एन इंपीडेंस अदर देन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। अगर ZR मेरा Z नॉट नहीं है ना, तो रिफ्लेक्शन है, पावर जो मैक्सिमम अब्सॉर्ब नहीं करेगा, लोड है कुछ को वो वापस सोर्स एंड में भेजेगा, सोर्स एंड में भेजेगा। देखिएगा ये सोर्स एंड है मेरा और ये रिसीवर एंड है, तो ये कुछ ना कुछ जो पावर है उसको वापस भेजेगा ऐसा। तो उसी को मैं रिफ्लेक्शन बोलता हूँ, रिफ्लेक्टेड वेव्स होगा जब कभी भी ZR इज नॉट इक्वल टू Z नॉट होगा, ठीक है।
आइडियल केस रहेगा जब जेड आर जेड नॉट हो, तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बनेगा 0 बनेगा, कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये फिर सोर्स एंड में जाएगा, फिर सोर्स एंड पूरा अब्सॉर्ब नहीं करेगा, फिर ऐसे करके यही ऑसिलेशन होते रहता है और वो पूरा जो हमारा वेस्टेज हो जाता है एनर्जी पावर जो है। तो अब हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो वोल्टेज रिफ्लेक्शन करंट दोनों के लिए हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि वोल्टेज भी रिफ्लेक्ट होगा करंट भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो जो रेशियो है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अपॉन इंसिडेंट वोल्टेज, इट लोड है, किसी भी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, अदर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, है ना, कोफिशिएंट को। तो जनरली एट लोड हम स्पेसिफाई करते हैं, एट लोड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मिसमैच की वजह से। इफ इट इज नॉट टर्मिनेटेड इन जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, तो वो पूरा होता है ना। अगर जेड नॉट में होगा तो नहीं होगा रिफ्लेक्ट, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिएगा ये जो देख रहे हैं ब्लू जो इंसिडेंट हो रहा है, और ये ग्रीन है जो वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दोनों मिलके सुपर इम्पोज होते हैं और एक नया हमको बोलते हैं कि एक स्टेशनरी वेव बनता है। ऐसा स्टैंडिंग वेव रेशियो उसमें हम डिफाइन करते हैं। तो एक स्टेशनरी वेव बनता है जिसमें प्रोग्रेसिव वेव नहीं, स्टेशनरी वेव, जिसमें जो है पावर ट्रांसफर नहीं होता, वही डीके हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे V इज इक्वल टू ऐसा लिखे थे ए और बी कांस्टेंट के टर्म में और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के टर्म में I इस तरह से लिखे हुए थे। अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को जानना चाह रहे हैं। ये हमारा जो टर्म होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट जो टर्म होता है ये वाला, ये हमारा रिफ्लेक्टेड होता है और ये इंसिडेंट होता है ना, इधर से ऐसे, और ये रिफ्लेक्टेड टर्म होता है, ठीक है। तो उसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये ए और बी की वैल्यू को हम हटा दिए, एट एक्स इज इक्वल टू एल, वी इज इक्वल टू वी आर, आई इज इक्वल टू वाई आर। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हम निकाल लिए इससे, ठीक है, ए और बी की कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये हमारा बी जो है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स निकल जाएगा, और सिमिलरली आप आई भी आप निकाल सकते हो। तो हम अभी इंटरेस्टेड हैं वी में, तो ये वी के लिए लिखा, वेयर ये इधर से डिस्टेंस है वो एक्स है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये एट एक्स लेंथ है, ये मेरा एल है। तो इधर से मैं बोलूंगा ये लोड एंड बोलते हैं इसको, y इज इक्वल टू एल माइनस एक्स लिखूंगा इधर से, है ना। इधर से लिखा तो x हो गया, और इधर से मैं बोला तो y हो गया। y मेरा 0 रहेगा लोड पे, x मेरा 0 रहेगा सोर्स पे, x इज इक्वल टू एल रहेगा लोड पे, ठीक है, याद रखिएगा। और x इज इक्वल टू एल रहेगा तो y इज इक्वल टू 0 रहेगा लोड पे। तो लोड एंड से या सोर्स एंड, तो हम लोग कई बार ऐसा होता है लोड एंड से भी लिखना पड़ता है ना। तो ये जो है आप देखिएगा वोल्टेज है, मैं लिखा है ऐसा, तो एल माइनस एक्स है, वाई हो गया। तो ये जो है आप जो है मैं इसको लिख लिया वाई के टर्म में, ठीक है। तो ये जो टर्म था मेरा इंसिडेंट था और ये रिफ्लेक्टेड था, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ व्हाट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्टेड वैल्यू, ये रिफ्लेक्टेड है टर्म, तो ये रिफ्लेक्टेड आ गया ऊपर में न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आ गया, तो ये आ गया। तो ये किसी भी डिस्टेंस वाई डिस्टेंस पे मिल गया लोड एंड से, याद रखिएगा ना। तो दिस इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वोल्टेज। वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एग्जाम में आता है, कितना होता है वैल्यू। तो इट इज डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम लोड एंड, है ना, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम लोड एंड, ऐसा ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बनेगा। कितना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बनेगा, रिफ्लेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वैल्यू, है ना, वी आर डिवाइडेड बाय जो बन रहा है वी आर रिफ्लेक्टेड और वी आई इंसिडेंट जो हो रहा है, उसका जो रेशियो है दैट इज यू विल हैव दिस वैल्यू, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस पे फ्रॉम लोड एंड, अगर वाई मेरा 0 हो तो ये लोड एंड में हो जाएगा ना, तो एट लोड लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करिए आई आर से डिवाइड कर दीजिए, तो वी आर आई आर मेरा जेड आर होता है। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है न्यूमेरिकल वगैरह के लिए, रिमेंबर, है ना। ये जो फॉर्मूला है कि करेक्ट जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज दिस, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज दिस, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये जो है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब ओपन सर्किट के केस में क्या होगा, जेड आर मेरा इनफाइनाइट होता है, शॉर्ट सर्किट के लिए जेड आर 0 होता है ना। तो शॉर्ट सर्किट के लिए जेड आर 0 करोगे यहाँ पे तो k माइनस 1 आएगा, आप देखिएगा, है ना, शॉर्ट सर्किट में। और यहाँ पे जब जेड आर इनफाइनाइट होगा तो इसको जेड आर से डिवाइड करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस जेड नॉट बाई जेड आर, ऐसे लिखोगे इसको, और 1 प्लस जेड नॉट बाई जेड आर। तो जेड आर इनफाइनाइट रहेगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट के लिए याद रखना कि +1 होता है और शॉर्ट सर्किट के लिए -1 होता है। और जेड आर इज इक्वल टू जेड नॉट रखें तो ये देखिए मेरा ये जेड आर इज इक्वल टू जेड नॉट, सो k 0 आ गया, मतलब वी आर अपॉन वी आई दैट इज इक्वल टू 0, सो वी आर दैट इज इक्वल टू 0। मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है ना, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज 0 रहेगा। मतलब
पावर, ऑल द पावर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द लोड, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन होती है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, पूरा पावर अब्सॉर्ब कर ले रहा है कौन, लोड आपका, थोड़ा बहुत जो लॉस इधर ट्रेवल करने में होगा अल्फा के कारण वो रहेगा, अदरवाइज इंपीडेंस मिसमैच की वजह से वापस नहीं आएगा इस केस में, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वोल्टेज के लिए, जनरली एग्जाम में वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आता है कैलकुलेट करने, तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हुआ वाई पे और एट लोड पे, ऐसा। तो ये याद रखिएगा, जेड आर जेड नॉट मेरा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, तो ये भी के इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसको हम लोग, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक एंगल होगा, ऐसा है, ई टू द पावर जे थीटा ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं इसको, याद रखिएगा। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, है ना। तो जो है इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और ये फेस दिखाएगा आप, फेस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है सर, बिकॉज ये मेरा कॉम्प्लेक्स होगा, सो दिस के, इसका मैग्नीट्यूड और ई टू द पावर जे थीटा एंगल शो करेगा वो, ऐसा। मतलब रिफ्लेक्टर और इंसिडेंट में आपस में कितना शिफ्टिंग हो रहा है ये भी शो करेगा उसमें। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब मैंने कहा स्टैंडिंग वेव, बहुत ही, ये जो एग्जांपल है, ये जो पैरामीटर है स्टैंडिंग वेव रेशियो और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, एक क्वेश्चन रहता ही है, डिफाइन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, डिफाइन स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, ऐसा करके दोनों के बीच रिलेशन निकाल दो करके। तो मैंने क्या कहा कि जब कभी भी जेड आर जो है मेरा जेड नॉट के बराबर नहीं होगा, है ना, तो हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देखिएगा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ग्रीन कलर, और ये ब्लू कलर इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एक स्टेशनरी वेव बनाएंगे जो कि रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक डेफिनेट पैटर्न बनेगा ऐसा, इस तरह से एक स्टेशनरी वेव बनेगा। तो ये मैक्सिमा, ये कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे अलोंग ट्रांसमिशन लाइन जिसमें मैक्सिमा होगा वोल्टेज, इसको वी मैक्स बोलूंगा, और कुछ मिनिमम पॉइंट्स मिलेंगे वोल्टेज, उसको वी मिनिमा बोलता हूँ। तो इस तरह से एक स्टेशनरी वेव सेट होता है। तो ये जो वैल्यू कितनी बन रही है, स्टैंडिंग वेव रेशियो SWR, दैट इज अ मेजर ऑफ मिसमैच या दैट इज अ मेजर ऑफ लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन। ये माइक्रोवेव वगैरह में भी जाओगे तो माइक्रोवेव के केस में जो बेंच वगैरह यूज करते हैं वेव गाइड, तो वहां पे स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना बन रहा है कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। तो ये मिसमैच कितना, तो ये जो आइडियल केस में 1 होना चाहिए, है ना। आइडियल केस जब जेड आर इज जेड नॉट रहेगा तो 1 होगा एस, तो एस की वैल्यू जो है 1 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक वेरी करता है, 1 टू इनफाइनाइट। आइडियल केस में 1 है या क्लोज टू 1 हो, 1.2 1.3 ऐसा, 2 3 4 5 6 जो पैरामीटर आ रहे हैं तो वो खराब होता है आपका, ठीक है। तो इट शुड बी क्लोज टू 1, मतलब उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ऐसा होता है। तो अब ये भी निकालने आ जाता है वोल्टेज स्टैंडिंग रेशियो कितना होता है, निकालिए करके। तो ये याद रखिएगा, ये मॉड ऑफ करके निकालते हैं ना, मॉड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये देखिएगा हम सोर्स एंड से y के टर्म में लिखे थे, लोड एंड से y के टर्म में, तो ये वैल्यू आया था, ठीक है। वेयर यू कैन सी जो है vy जो था ऐसे हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म था वो आप बोल सकते हो दैट इज a, एंड ये जो पूरा टर्म है कांस्टेंट दैट इज b। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और k को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारा इंसिडेंट टर्म था, ये रिफ्लेक्टेड था। तो मैंने कहा था कि k एक मैग्नीट्यूड रहेगा और उसका एंगल, सो दैट इज b बाई a। इसको और इसका आप निकालोगे b बाई a करके, ठीक है। एट लोड पे लिख रहे हैं, एट लोड पे, ठीक है, एट लोड पे। तो एट लोड पे y 0 रहेगा तो b बाई a ऐसा करके हमको आएगा, ठीक है। तो इससे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मैंने बताया, तो इसका मॉड वैल्यू प्लस एंगल, कभी भी ऐसा लिखते हैं ना, जैसे x प्लस जे वाई है तो इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, ऐसा। तो ये आप ऐसा लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली हम इस फॉर्म में लिखे हैं, और यहाँ पे फिर हम इसको वोल्टेज का मैक्सिमम चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जो रेशियो है b बाई a, उसको हम k लिखा है, तो b इज इक्वल टू k टाइम्स ऐसा करके लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a टाइम्स मॉड ऑफ k इनटू e पावर j थीटा, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो वेयर p इज इक्वल टू सिंपली j बीटा आएगा, बिकॉज अल्फा वी आर अज्यूमिंग 0। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं b की वैल्यू रखा मॉड ऑफ k इंटू a e टू द पावर j थीटा, और यहाँ से e टू द पावर j बीटा मैं बाहर निकाल लिया, तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन आ गया। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो टर्म है +1, यहाँ ये प्लस, ये जो है प्लस -1 तक हो सकता है। तो ये मॉड के आ रहा है, ये +1 कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम बन जाएगा, यहाँ मैं इसको -1 करूंगा तो ये मिनिमम बन जाएगा,
ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये +1 है। तो ये अंडर दिस कंडीशन ये मैक्सिमम मिलेगा मुझे, ठीक है। मिनिमम -1, तो ये इस कंडीशन में मुझे मिनिमम मिलेगा। तो ये पूछते हैं कभी कभी कितने लोड एंड से मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल दीजिए जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम और मिनिमा है करके। तो ये हमको मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट्स देगा, लोड एंड से कितना, जैसे ये लोड है, दिस इज लोड, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, है ना, आपको V जो है वोल्टेज है मैक्सिमम मिल रहा है और कितने डिस्टेंस पर जो है लोड मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि वहां पे स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो वोल्टेज मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो रहा है, तो ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको याद रखना है, फॉर्मूला को आता है एग्जाम में न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये हो गया, वैल्यू जब निकालोगे तो V मैक्स इतना आ जाएगा और V मिनिमम इतना आ जाएगा। अब स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या डिफाइन किया हूँ, स्टेशनरी वेव का मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 माइनस के मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो 1 प्लस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन तो 1 माइनस। तो याद रखिएगा एस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, क्योंकि ये मॉड में रखा है ना, मॉड हमेशा रियल वैल्यू मिलेगा आपको, याद रखिएगा। K is a complex quantity, reflection coefficient complex रहेगा, but standing wave ratio is not a complex quantity, remember that। गड़बड़ करते हैं आप लोग। K यहाँ पे जो लिख रहा है दिस इज द, इस तरह से आएगा K मॉड वैल्यू n टू द पावर j थीटा करके, तो इट मे बी कॉम्प्लेक्स K वैल्यू, बट S will be real value, so its value varies from 1 to infinite तक वेरी करता है। क्यों? K रिफ्लेक्शन 0 होता है, शॉर्ट सर्किट ये K 0 होता है आपका किसमें, जब ZR इज टर्मिनेटेड इन ZR, है ना, तो 1 आ जाएगा। आप देखिएगा S की वैल्यू कब होगी, जब S इज 1, कब होगी, जब ZR इज टर्मिनेटेड इन Z0। आप देखिएगा क्यों, क्योंकि बिकॉज इन दैट केस K विल बी, K इज यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका दैट इज S1। और अगर आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि K जो है ना, K जो है आपका +1 या -1 आ रहा था, किसमें आ रहा था, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट में K इज इक्वल टू -1 या +1 आ रहा था शॉर्ट और ओपन में। तो ये अगेन 1 आएगा, तो 1 - 1 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो आपका जो स्टैंडिंग वेव रेशियो है इनफाइनाइट होता है, S इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट लाइन एंड इन केस ऑफ जो है ओपन सर्किटेड, मतलब लोड अगर ओपन हो और लोड शॉर्ट हो तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो यू विल गेट। तो वो हमारा सबसे बेकार केस होता है, शॉर्ट सर्किट और ओपन कभी नहीं रखना है, शॉर्ट और ओपन। हालांकि कहीं कहीं पे यूज करते हैं हम लोग उसको छोटा लेंथ, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए ठीक नहीं है कि ओपन और उसको शॉर्ट रखो, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस होता है वहां पर होता है ओपन सर्किटेड एंड शॉर्ट सर्किटेड लाइन में। मिनिमम कब होगा, जब ZR इज Z0 होगा। तो ये हो गया। ये देखिएगा इसमें एक ओपन सर्किटेड लाइन है, तो इधर से मैं लोड एंड से इधर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिला, तो उसको कैसे निकालोगे, फर्स्ट मैक्सिमा है वो यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये वाई मैक्स का पॉइंट है पहला, ठीक है। अब मिनिमम कहाँ निकालोगे, तो वाई मिनिमा के लिए ये वाला कंडीशन आ जाएगा। तो ये है मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा मिला, सेकंड मुझे यहाँ मिलेगा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज सेकंड मैक्सिमा, दिस इज थर्ड, ऐसा इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ कहाँ कहाँ, किस तरह से एक स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। तो इसका मैक्सिमा एंड दिस इज मिनिमा, V मैक्स है ये और ये V मिनिमा है नीचे, ऐसा। तो ये आप निकाल सकते हो इसमें, उसकी वैल्यूज एज वेल एज कहाँ कहाँ पे कितने लेंथ पे मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से मिनिमा और मैक्सिमा सा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है स्टैंडिंग वेव रेशियो और उसका इसको हम लोग जो है एज ए सर्किट एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, सर्किट एलिमेंट का यूज का मतलब है ये जैसे एक कोई ट्रांसमिशन लाइन है, इसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन या ओपन सर्किट कंडीशन में इसको मैं कैपेसिटर या इंडक्टर की तरह यूज कर सकता हूँ इसको, बट एट हायर फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पे जो डायमेंशनल रिक्वायरमेंट होगा मेरा बहुत कम होगा, तो ये हायर फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। क्योंकि लेंथ है, मैं हमेशा वेवलेंथ के टर्म में लिखता हूँ उसको, है ना, वेवलेंथ के टर्म में। तो वेवलेंथ कब कम होगा, हायर फ्रीक्वेंसी पे। जब हायर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आपका वेवलेंथ कम रहेगा, तो उस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो चाहिए रहेगा वो भी आपको कम चाहिए रहेगा। तो एट हायर फ्रीक्वेंसीज हम जो है इस जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम लोग एज ए इंडक्टर या कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट एज आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन में होगी वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं इसको लॉसलेस केस है। जनरली 300 मेगा से 3 गीगाहर्ट्ज की रेंज में हम जो है उसको यूज करते हैं एज ए सर्किट एलिमेंट
इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो लास्ट लेस लाइन है तो आर और जी दोनों जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो जेड इन है, आप इस तरह से लिखे हुए हैं, तो अल्फा जीरो हो जाएगा। ठीक है, पीस जे बीटा हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक टर्म में है, तो इसको हाइपरबोलिक टर्म में मैं इसको सिंपली 10 इस टर्म में ले आया ऐसा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ उसको मैं कैसे यूज कर पाऊंगा। बेसिकली मतलब होता है कि जेड इन वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे जेड इन की वैल्यू मुझे जे ओमेगा एल की तरह मिल रहा है या 1/j⍵c की तरह मिल रहा है ना। अब इंपीडेंस क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है इंडक्टर के लिए, और रिएक्टेंस जो बोलते हैं ना रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के लिए क्या लिखते हो आप, 1/j⍵c, या मतलब -j/ω_c लिखते हो। तो रिएक्टेंस है वो इंडक्टर की तरह हो सकता है या कैपेसिटर। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो इंडक्टर हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है मतलब कैपेसिटर हो गया ऐसा। तो वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ये बीटा एल है, इसको इलेक्ट्रिकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जो कि 0 से पाई तक वेरी कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा लेंथ। तो अलग अलग लेंथ पे है। नाउ सपोज है मेरा 0 से लेके π/2 तक है, शॉर्ट सर्किट है, कोई ट्रांसमिशन लाइन है ऐसा शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, और बीटा इज 2π/λ होता है, याद रखिएगा ना। मतलब उसका लेंथ ऐसा है इलेक्ट्रिकल लेंथ कि ये 0 से लेके π/2 तक हो, और ये शॉर्ट सर्किट में रखा हूं, इसको लोड को शॉर्ट कर दिया है। तो ये है कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा या इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये मुझे निकालना है। तो क्या होता है, ये जब आप करोगे इनपुट इंपीडेंस यहाँ पे जब निकालोगे जेड इन, तो ये इतना वैल्यू आएगा आपका। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटा एल है 0 से लेके π/2 तक है, तो 0 रखोगे बीटा एल, तो क्योंकि साइन बीटा एल डिवाइडेड बाई कास बीटा एल आएगा, तो साइन बीटा एल 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ही आप इधर जाओगे तो कास बीटा एल यहाँ पे कास π/2 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में रहेगा टुवर्ड्स इनफाइनाइट बढ़ेगा ऐसा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक ऐसा, ये पॉजिटिव जे। तो क्या किसमें मिलता है जे, मतलब ये बोल सकते हैं ये हमारा इंडक्टर की तरह बिहेव हो रहा है यहाँ पे, इंडक्टर। सो इट्स एक्ट एज इंडक्टर यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट करके रखे हैं तो। लेकिन अगर मैं सपोज है इस लेंथ में चले गया π/2 से लेके पाई तक बीटा एल को, है ना, यहां तक चले गया इसमें, इस लेंथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 10 बीटा एल है मुझे नेगेटिव मिलना शुरू हो जाता है। तो ये नेगेटिव करके मिलेगा मुझे यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू। तो ये आप देखिए कब मिलता है, कैपेसिटर के केस में मिलता है ना। तो यहाँ पे फिर ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, देखिएगा सेम जो है। अगर मेरा 0 से लेके π/2 बीटा एल है, उस ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ ऐसा है कि बीटा एल π/2 तक है 0 से, तो ये मेरा इंडक्टर की तरह है। लेकिन अगर π/2 से पाई के बीच में रखा हूं उसकी वैल्यू, तो ये यही कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये 10 बीटा एल है मेरा, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ बीटा एल। तो सेम हम ओपन के लिए भी कह सकते हैं, जैसे इसको ओपन रखा, इधर ओपन रखा हुआ है इसको, है ना, ओपन। तो वहां पे भी देखिएगा अगर मैं बीटा एल है 0 से लेके π/2 रखता हूं, है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलता है मुझे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये मेरा कैपेसिटर जो कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, अगर यही वैल्यू मेरा यहाँ से यहाँ तक है π/2 से पाई तक के बीच में, तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा, तो ये मेरा इंडक्टर की तरह काम करेगा ऐसा। तो डिपेंडिंग अपॉन जो लेंथ है, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट जो है ट्रांसमिशन लाइन, इट कैन एक्ट एज ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो ये हमारा इंपीडेंस मैचिंग डिवाइसेस वगैरह में हम जनरली इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैं देखता हूँ इसको, या तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, आज इतना ही कर देता हूँ। इंपीडेंस मैचिंग या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इंपीडेंस मैचिंग। अब मैंने क्या कहा कि अगर जेड आर मेरा जेड नॉट नहीं है, है ना, इट्स नॉट इक्वल टू जेड नॉट, तो मेरा रिफ्लेक्शन होता है, मतलब दैट इज लॉस। उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, इसको बोलते हैं इंपीडेंस मिसमैच। तो हम इसको जेड आर के जो है इसको जेड नॉट सेट करना चाह रहे हैं, तो पूरे जेड नॉट नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं जिसके तरीके से आप कर सकते हो, उसको इंपीडेंस मैच कर सकते हो। तो पहला टेक्निक है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यूज करना, और दूसरा सिंगल स्टब मैचिंग यूज करना। ठीक है, तो ये बता रहे हैं हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का मतलब है कि एल इसका लेंथ है, वो λ/4 यूज करिए आप ऐसा। तो जब इसको लॉसलेस लाइन अज्यूम करते हैं, जे बीटा लिखेंगे, तो उस केस में L इज इक्वल टू λ/4 लोगे तो बीटा एल π/2 आता है, मतलब इलेक्ट्रिकल लेंथ π/2, उसी को हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उस केस में यहाँ पे जेडिन जो रहेगा, है ना, जेडिन जो रहेगा, आप जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का जेड नॉट है, तो आपको जो इनपुट इंपीडेंस मिलेगा वो इतना मिलेगा।
तो ये यहाँ पे जेड इन देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिलता है जेड आर, है ना। तो ये इम्पीडेंस इन्वर्टर क्यों बोलते हैं इसको, वाटर वेव ट्रांसफार्मर को इम्पीडेंस इन्वर्टर बोलते हैं, मतलब हाई टू लो, लो टू में हाई में ट्रांसफर करता है। जैसे सपोज जेड आर शॉर्ट सर्किट में 0 रहेगा तो ये इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, और ये इनफाइनाइट रहेगा ओपन में तो उस केस में 0 मिलेगा ऐसा। तो अगर ये 0 है तो ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया उसको, मतलब शॉर्ट सर्किट अगर रखे हैं तो ये ओपन की तरह बिहेव करेगा, इसको ओपन किया हो तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा अगर लेंथ इज लैम्डा बाई 4। तो ये इंपीडेंस इन्वर्टर का काम करता है। तो इस इंपीडेंस इन्वर्सन प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूं इंपीडेंस मैचिंग करने के लिए। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे ये मेरा कोई ट्रांसमिशन लाइन है मेन, इसमें जेड आर इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट, तो इसको मैं सीरीज में लगा देता हूँ। इसको ये है वाटर वेव ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसको सीरीज में लगा दिया। इसका सपोज है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट डैश है, तो जेड डैश आर जो बनेगा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जेड नॉट डैश का स्क्वायर ऐसा, जेड नॉट डैश का स्क्वायर और जेड आर ऐसा, और मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ये जेड नॉट। तो ये जो जेड नॉट डैश है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर कैसे सेलेक्ट करता हूँ कि ये जेड आर डैश है मेरा, ये जेड नॉट बन जाए ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो जेड नॉट डैश है ये इनपुट इंपीडेंस, यहाँ पे जेड इन जो मिल रहा है दैट शुड बी, हमको ये जेड नॉट है उसके बराबर बनाना है, तो बना लेते हैं उसको। देखिएगा यहाँ पे ये देखिए, तो ये जेड इन जो आया है जेड नॉट डैश है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ वाटर वेव ट्रांसफार्मर लाइन, और ये लोड इंपीडेंस है वो हमने जेड आर यहाँ पे लगा के रखा है ऐसा। तो जेड इन आया। अब मेरे को बेसिकली ये जेड इन जो आया है यहाँ पे जो जेड इन आ रहा है उसको ये बनाना है जेड नॉट, तो आपको जेड नॉट बना दीजिए इसको ऐसा, ठीक है, क्योंकि या अब ये मेरा लोड हो रहा है बोल सकते हैं इसको लोड, तो इसको मैंने जेड नॉट बना दिया। लेकिन ये कब बनेगा, जब जेड नॉट डैश है वो आपको इतना मिलना चाहिए इसके बराबर, जेड नॉट इंटू जेड आर, जेड नॉट डैश स्क्वायर। तो ये जेड नॉट डैश है आपने ऐसा लगा लिया उसको। एक्सक्यूज मी, हेलो, जय गुरुदेव। अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जेड नॉट डैश, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है जेड नॉट डैश को सेलेक्ट करते हैं। मतलब जेड नॉट डैश क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आप वाटर वेव ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल में, कितना लगेगा, इसका लेंथ पैरामीटर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, कितना रखना पड़ेगा डिस्टेंस, जैसे ये है ना वाटर वेव ट्रांसफार्मर है तो इसको कितना लेंथ में रखना पड़ेगा ऐसे करके, या पैरामीटर सेलेक्ट कर दीजिए मैच करने के लिए। तो ये जेड नॉट डैश जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 2 वायर लाइन का ये होता है ना, याद रखिएगा। तो ये आप चिलान आर आप 1 ले सकते हैं, इसको 1 लेके सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस आप एस बाई आर निकाल लीजिए, आर आपको दिया रहेगा या एस दिया रहेगा जो भी है, तो उससे आप आर सेलेक्ट कर सकते हैं, आर दिया तो आप एस निकाल सकते हैं। तो एस उतना सेलेक्ट करेंगे जितना आपको चाहिए, यहाँ पे जेड नॉट डैश यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसा। तो इस तरह से वो मैच हो जाता है। तो आप देखेंगे क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर से ये लगा दिए तो हमारा जो मैच हो गया मेन ट्रांसमिशन लाइन वो मैच हो जाता है, मैच्ड हो जाएगा। ये वाला पार्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है चलेगा, थोड़ा दूर थोड़ा डिस्टेंस होता है तो जो लॉस है उतना ज्यादा नहीं होता है, कम से कम ऑलमोस्ट लोड तक तो पहुंच गया ऐसा रहता है। लेकिन अगर मैं उसको नहीं किया तो इधर ही लॉस हो जाता है बहुत कुछ अल्फा के कारण, है ना। तो ये एक इंपीडेंस मैचिंग डिवाइसेस होता है जो कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है। इसका अपना डिसएडवांटेज है क्योंकि ये सीरीज में लगाते हैं, उसको सीरीज लगाते हैं, और पैरामीटर क्योंकि हमको सेलेक्ट करना पड़ता है एस और आर, तो हर रेंज ऑफ वैल्यूज है इंपीडेंस है उसको हम मैच नहीं कर सकते हैं, मतलब हर रेंज ऑफ वैल्यू को हम जनरेट नहीं कर सकते हैं जेड नॉट डैश का। क्यों? क्योंकि एस और आर जो है हमारा लिमिटेशन है सेलेक्ट करना। तो ये सब कुछ चीजें हैं देखिए जो सीरीज में करते हैं, मतलब मेन ट्रांसमिशन लाइन को आपको तो काटना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये सीरीज में इंसर्शन भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हो सकता है अंदर हो, ग्राउंड के अंदर रखा हो, तो फिर ग्राउंड से अंदर जाके उसको खोद काट के निकाल के आपको उसको काटना पड़ेगा, फिर उसको क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो भी चेंज हो जाता है मेन पूरा लाइन का, क्योंकि सीरीज में डाल रहे हैं तो सोर्स एंड से पूरा लोड एंड तक इंपीडेंस है वो चेंज हो जाएगा, है ना आपका। ठीक है, जरूर जहां पे लगाया हो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर वहां तक मैच हो गया, लेकिन उसके बाद नहीं होता है उसमें, ठीक है। और ये नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी है, क्यों? क्योंकि बीटा एल जो है मतलब इज इक्वल टू हम पाई बाई 2 लिए थे, मतलब एल इज लैम्डा बाई 4 ले रहे हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए लोगे लेंथ,
अगर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसको चेंज कर दिया, जो सिग्नल को आप भेज रहे हो, तो लेंथ रिक्वायरमेंट भी अलग होगा, तो मतलब दूसरे फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं नैरो बैंड है करके, है ना। तो ये चीज याद रखिए, ये कुछ डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, आप उसमें रिमूव कर लेते हैं सिंगल स्टब। सिंगल स्टब में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लेंथ एल लेंथ पे लोड एंड से, और जो है कितने लेंथ का लोड एंड से इतने डिस्टेंस पर, और एलटी लेंथ का एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में लगाते हैं, ऐसा, ये सिंगल स्टब कहलाता है। ये कहाँ पे लगाते हैं, इसको ऐसा लगाते हैं क्योंकि एक पॉइंट ऐसा ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे, जो ससेप्टेंस मिलता है ना। क्या होता है, कभी भी यहाँ पे पॉइंट निकालोगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे मैं इंपीडेंस लिखा, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस प्लस एक और कुछ ऐसा मिलेगा मुझे ससेप्टेंस करके ऐसा, प्लस जे जो आर नॉट प्लस जे समथिंग, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं कैंसल करना चाह रहा हूं ऐसा, ताकि ये यहाँ पे मेरा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर बन जाए, यहाँ पे जो है, ठीक है, जो इंपीडेंस या एडमिटेंस जो बोला जाए वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के करस्पॉन्डिंग बन जाए। तो ये वाला पार्ट को मैं नेग्लेक्ट करता हूं, तो ये एल और एल एस मैं ऐसा सेलेक्ट, मतलब डिस्टेंस कितने लगाऊं और कितने लेंथ का लगाऊं कि मुझे जेबी यहाँ पे जो मिल रहा है, मतलब जे नॉट प्लस जेबी जो मिल रहा है, इस जेबी को कैंसिल करने के लिए माइनस जेबी मैं सिंगल स्टब से कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये जेड नॉट बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है मेरा, जो मतलब सोर्स से लेके पूरा यहाँ तक ये मैच हो जाता है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस मैच नहीं होता है, चलेगा। तो ये सिंगल स्टब है, तो ये बता रहे हैं कि आपको कितने डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा उसको, तो ये इतने डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। जेड आर जो है लोड इंपीडेंस है, और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मेन ट्रांसमिशन लाइन का जेड नॉट है, तो इतने लेंथ पे लगाइए, और कितने लेंथ का लगाना है ना, तो ये कितने लेंथ का लगाना है, तो इतने लेंथ का आपको लगाना पड़ेगा, तो उससे मैच हो जाएगा, बोल रहा है ऐसा। तो ये सिंगल स्टब मैचिंग है ऐसा। तो ये ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या, लेंथ है, और जो पूरा मेन जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और संट में लगाना है तो हमको उसको काटने पीटने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें पैरेलल में आप लगा सकते हो, मेन ट्रांसमिशन लाइन को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। तो अगेन ये भी है, फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है ये भी, क्योंकि इसमें भी देखिएगा लेंथ है, वो उसमें बीटा आया है, मतलब इट्स फंक्शन ऑफ वेवलेंथ आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा लिखेंगे इसको, बिकॉज बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगेन लेंथ और वो जो कर रहे हो, अगेन इट विल बी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो इसलिए फाइनाइट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। बट ये अच्छी चीज है कि इसमें जो है हम उसको काटना पीटना नहीं पड़ेगा, आप जो डायरेक्ट है वायर को उसमें आप पैरेलल में लगा सकते हो, और इंपीडेंस उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस चेंज नहीं होता है, तो ये सिंगल स्टब हो जाता है। इस तरह से पूरा एक चीज जो नहीं बताया हूं मैं, स्मिथ चार्ट नहीं बताया हूं आपको, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है वो भी आता है एग्जाम में। तो सेकेंडरी कांस्टेंट पी प्रोपोगेशन कांस्टेंट, अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा जो है फेज कांस्टेंट, और जेड नॉट है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ये सेकेंडरी कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन के लिए कितना होता है, कोएक्सियल के लिए याद रखिएगा, तो एग्जाम वगैरह में पूछ देते हैं कोएक्सियल केबल के लिए डिस्टेंस, ये आउटर डायमीटर, इनर, ये जो कोएक्सियल केबल का ऐसा, ये वाला जो डायमीटर है वो कैपिटल डी, ये जो डायमीटर है स्मॉल डी, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन रखा, तो कितना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बनता है उसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये 2 वायर के लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रखा, इसका रेडियस कितना है आर, और कितना स्पेसिंग है वो एस, तो इतना बनता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, तो याद रखना है, ठीक है। तो ये डिफाइन किया हूँ, आप पढ़ सकते हो उससे, ये सेकेंडरी कांस्टेंट होता है, एग्जाम में पूछते हैं राइट सेकेंडरी कांस्टेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हो। अदर पैरामीटर्स और है, जो वेवलेंथ है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप, ये ग्रुप वेलोसिटी को मैं बता देता हूँ, वेव वेलोसिटी को तो बताया था ओमेगा अपान बीटा करके निकालना है, तो ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपान डी बीटा है ना, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फेज वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसमिट होता है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ग्रुप वेलोसिटी से ट्रांसफर होगा, उसी को हम लोग ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन दैट मीडियम, एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड इन ट्रांसमिशन लाइन, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। अब इसमें जैसे न्यूमेरिकल आया देखिए ना, तो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, आर दिया है, एल दिया है, सी दिया है, और जी दिया। मैंने कहा इसको पर यूनिट लेंथ के बेसिस में देते हैं ना, तो ये किलोमीटर में दिया है। क्या पूछ रहा है, जेड नॉट अल्फा बीटा फेज वेलोसिटी एट ओमेगा, तो ये जेड नॉट का फॉर्मूला निकाल लिया, कितना होता है ना, ये अंडर रूट है, रियल इमेजिनरी बाहर कर लेंगे, या उसको डायरेक्ट
ये मैग्नीट्यूड हो गया और एंगल फॉर्म ऐसा लिखा। फिर अल्फा प्लस जे बीटा होता है, तो यहाँ से ये निकाल लिया, तो अल्फा आ गया, ये पूरा आ गया, एंड वीपी इज ओमेगा पान बीटा। बीटा यहाँ से निकाले अपन ने, है ना, ओमेगा पान बीटा करेंगे तो वी निकल जाएगा। तो ये जो पूछा है जेड नॉट अल्फा बीटा हम और पी निकाल सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब एक है सेकंड न्यूमेरिकल, देखिए ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ये जेड नॉट दिया है, ठीक है। टर्मिनेटेड बाय रेजिस्टिव लोड ये जेड आर दिया है। तो इसमें पूछा जा रहा है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालिए एसडब्ल्यूआर एंड गिव एन अरेंजमेंट फॉर सिंगल स्टब मैचिंग, है ना। तो कितना होगा, पहले के निकालेंगे, के से फिर आप एस निकालोगे, तो क्योंकि जेड आर दिया है जेड नॉट दिया है, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगा के की वैल्यू मिल गया एस, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो 1.5 बना है इसमें, ठीक है। अब बोल रहा है स्टैंडिंग वेव रेशियो 1.5 बना मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो उसको लॉस को मिनिमाइज कैसे करोगे, तो एक स्टब लगाना है लेंथ डिस्टेंस एल एस पे और लेंथ एल टी का। तो कितना लगाना है, इतने का, ये आ गया इतना, इतने लेंथ का और इतने डिस्टेंस पे और इतने लेंथ का लगाना है, तो उससे लॉस है मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये सिंगल स्टब मैचिंग का न्यूमेरिकल है, कैसे बनाना है, ठीक है। फिर इसमें एक VSWR पूछा जा रहा है फॉर ए लॉसलेस लाइन जिसमें अल्फा 0 है, लॉसलेस लाइन, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट है 50 है, इट इज टर्मिनेटेड इन जेड आर जो है रेजिस्टिव एंड ये, तो ये आपका जेड आर जो है 100 है प्लस 30 माइनस J50 ऐसा, मतलब इसमें रेजिस्टेंस और ये वाला दोनों से, रेजिस्टिव में इतना और इतना कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस इतना से टर्मिनेट हो रहा है, तो निकालिए। तो आप निकाल सकते हैं उसको, के की वैल्यू है इतना निकाला, ऐसा अलग अलग निकालना है, एक बार इतना हो जेड आर इतना और एक बार इतना हो तो निकालना है, ऐसा दो न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। जब जेड आर इज 100 ओम रेजिस्टिव एंड 30 माइनस J50 तक, ठीक है। तो जेड आर जब 100 हो तो इस तरह से के और एस निकल जाएगा, और जब जेड आर इतना हो तो के आर और एस इतना निकल जाएगा ऐसा। तो के देखिएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, और एस ऐसा हमारा रियल वैल्यूज आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे, के का तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट लेग ट्रांसमिशन लाइन जेड नॉट 75 ओम दिया है, अननोन इंपीडेंस में टर्मिनेट है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मेजर्ड इज 3, एसडब्ल्यूआर 3 है, नियरेस्ट मिनिमा मतलब फर्स्ट मिनिमा बता रहा है 20 सेंटीमीटर पे मिला है, कैलकुलेट जेड आर निकालना है, फ्रीक्वेंसी 150 दिया है ना। तो हमको जेड आर निकालना है, तो ये अगेन के इज इक्वल टू एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 लिखा, के 0.5 आएगा, इसको आप लगा देंगे, तो ये जो है के की वैल्यू 0.5 आया है ना। तो ये के इज इक्वल टू के ई टू द पावर जे थीटा यहाँ से, तो जेड आर और जेड नॉट दिया है, उससे आप मॉड के निकालेंगे और थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखे अपन ने, ठीक है, इसको इस तरह से लिखा, और वाई मिनिमम मेरा कहाँ पे है, ये बना ऐसा। तो के मेरा जो आया 0.5 आया, तो थीटा कैसे निकालोगे, थीटा यहाँ से निकालोगे, है ना। तो ये थीटा मेरे को यहाँ से मिला ऐसा, ठीक है, थीटा यहाँ से मिला। वाई मिनिमम डिस्टेंस दिया आपको 20 सेंटीमीटर, बीटा इज 2 पाई बाई लैम्डा दिया है, तो थीटा निकालना है। तो बेसिकली एस हमको दिया है, तो के का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकला, है ना, के का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकला, ये बेसिकली मॉड के है ऐसा, मॉड के की वैल्यू, ये फॉर्मूला में यहाँ पे मॉड के लगना भूल गया है ऐसा। तो मॉड के इज एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1, तो दिस मॉड के इज 0.5 है, बट इसका एंगल कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो ये अब जेड आर निकालना है, तो ये एक फॉर्मूला हुआ, है ना। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लिया, अब शायद जेड आर, अच्छा जेड आर नहीं दिया, जेड आर निकालना है अपने को, तो जेड आर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, ये मॉड के की वैल्यू निकालना है, इसमें हमको बेसिकली जेड आर चाहिए, इसमें लोड इम्पिडेंस कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, उसमें के चाहिए होगा, जेड नॉट दिया है अपने को, ये जेड आर को कैलकुलेट करना है, तो ये निकालना है के, किससे निकालना है, इससे निकालना है। तो ये इस एक्सप्रेशन से मुझे मॉड के मिला और इस एक्सप्रेशन से थीटा मिला, यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, और फिर उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आएगा, तो जेड आर है मेरा इतना आ जाएगा, जेड आर कॉम्प्लेक्स इतना आया, और उसकी मैग्नीट्यूड पूछे तो 92.24 ओम का ये लगेगा ऐसा। अब यहाँ पे एक फीडर है, मतलब वो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन है जिसका इम्पीडेंस 400 ओम है, एक एंटीना है जिसका इम्पीडेंस 70 ओम है, उससे कनेक्ट करना है। कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ क्वार्टर वेव पैरेलल फीडर ट्रांसमिशन लाइन टू बी इंसर्टेड इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 3 mm, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 4 ओम है और एंटीना लगाऊंगा लोड पे 70 ओम, तो मिस मैच हो रहा है, तो उसको मैच करने के लिए बोल रहा है
कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर आप यूज कर लीजिए ऐसा। तो ये बोल रहा है कितना स्पेसिंग करूंगा मैं इसमें, ठीक है। इसका जो डायमीटर है 3 mm है उसका, 3 mm जो वायर है उसका डायमीटर 3 mm है, ठीक है। एयर ले सकते हो, तो वही फॉर्मूला से लगाना है आपको। यहाँ पे जो है जेड जो बनाना है जेड नॉट डैश जेड आर, और ये जेड नॉट के बराबर बनाना है इसको जेड नॉट। तो ये मेरे पास आ गया, ये जेड नॉट आपको मालूम है यहाँ पे 400 ओम है, जेड आर मेरा मालूम है 70 ओम है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा कि इसके लिए तो मेरे को एस कितना है ये निकालना है, ठीक है। सो दिस वैल्यू जो है यहाँ पे आप इसको यहाँ पुट कर दोगे ऐसा, और एस की वैल्यू निकाल दोगे। आपको एप्सिलॉन आर 1 ले सकते हो, एयर आर पता रहेगा आपको, जेड नॉट पता रहेगा, जेड आर पता रहेगा। तो इस तरह से फिर आप जो है निकाल सकते हो एस की वैल्यू ऐसा। तो एस 6.25 mm, 6.25 मिलीमीटर का डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों वायर के बीच में, ठीक है। 6.25 मिलीमीटर का रखना पड़ेगा, और उसमें एयर रख दीजिए, मैच हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज है, ये जो वैल्यूज है हमको यहाँ पे रखना है ऐसा। तो इसमें हमको आर दिया है, एप्सिलॉन आर अज्यूम कर लेंगे, जेड नॉट दिया है, जेड आर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर पे ये, तो ये इतना हो गया, बहुत सफिशियंट है। ये डिस्टोर्शन लेस लाइन पे है न्यूमेरिकल। डिस्टोर्शन लेस के केस में देख लीजिएगा उसको। डिस्टोर्शन लेस लाइन के लिए जेड नॉट है, नेपर पर मीटर को इतना 1 नेपर पर मीटर इज 8.69 डेसिबल पर मीटर होता है, याद रखिएगा। तो डेसिबल में दिया हो तो नेपर पर मीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा कभी भी हो, ठीक है। तो हमको डेसिबल में दिया है यहाँ पे, शायद मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल में देखिएगा, हाँ ये देखिएगा 0.01 डेसिबल पर मीटर में। तो उसको नेपर पर मीटर में करेंगे तो इतना नेपर पर मीटर में आ जाएगा। तो अल्फा दिया आपको, और दूसरे पैरामीटर आर एस जी सी निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये जेड नॉट, ये फॉर्मूला है, जेड नॉट दिया आपको, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दिया शायद आई थिंक 60 ओम, है ना। तो उससे आप एल निकाल लिए, फेज वेलोसिटी वगैरह पूछा है तो वो भी निकाल लिया आपने, ये पूछा है शायद, है ना। वेलोसिटी आपको ये पूछा है, देखिए वेलोसिटी आपने निकाल लिया, जी एल और सी निकला तो वेलोसिटी निकल गया ऐसा। अब वी वोल्टेज है टू द पावर माइनस अल्फा एक्स वी एस करके लिखते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, एट एक्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ये रेशियो पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हो, है ना, 1 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, और इस तरह से आपका ट्रांसमिशन लाइन लगभग कंप्लीट हो गया। स्मिथ चार्ट नहीं बनाया है तो आप उसको पढ़िएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा मेरे को, नहीं कर पाया उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हो गया काफी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।